नमस्कार, मैं राकेश कुमार जीएसएन जीके वर्ल्ड और ईमा टाइम्स बिहार की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम लोग चुनावी चाँव चाँव, जो बिहार में अभी चुनाव का बिगुल फूका चुका है, उसमें चुनावी चाँव चाँव नाम से एक परिचर्चा शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम बिहार में जो चुनावी परिदृश्य है उससे लेकर के मतदान का जो व्यवहार है, वोटिंग बिहेवियर पर हम चर्चा करेंगे। कैसे विकास के मुद्दे प्रभावी बनते हैं या अंतिम रूप से जातिवाद के मुद्दे प्रभावी बनते हैं, हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको परिचय कराते हैं अपने मेहमानों से। हमारे बीच प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव, जो कि शहर के नामचीन पत्रकार हैं। स्वागत है प्रियदर्शी जी आपका। धन्यवाद आपको। हमारे बीच शिक्षाविद के रूप में श्री नरेंद्र पांडे उपस्थित हैं। धन्यवाद राकेश जी, आप इस तरह का आयोजन किए हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज प्रियदर्शी जी के साथ भी हम लोग हैं, तो एक बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा हमारे बीच राजनीतिक संबद्धता, जो कि इनका राजनीतिक संबद्धता है किसी दल विशेष से, जनता दल यूनाइटेड से, और वहाँ के देव के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं जनता दल यूनाइटेड के, श्री रामानुज सिंह भी हमारे बीच हैं। धन्यवाद। तो अब मैं शुरू करता हूँ। बिहार की राजनीति में विकास बनाम जातिवाद में कौन महत्वपूर्ण हो जाता है? मैं सबसे पहले शिक्षाविद के रूप में श्री नरेंद्र पांडे जी को इस पर आमंत्रित करता हूँ। और देखिए, विकास बनाम राजनीति में बिहार की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो मैं जो देख रहा हूँ, और ज़्यादा तो नहीं, अपने कॉलेज पीरियड से 90 के दशक से देख रहा हूँ, यहाँ कास्ट फैक्टर जो है वो बहुत हावी रहता है। आप समझ लीजिए कि आप विकास कुछ भी कर लें, लेकिन जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है प्रियदर्शी जी, कि आप अगर कास्ट फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टिकटें भी कमोबेश जाति के आधार पर ही बढ़ती हैं। जिस जाति की जहाँ बहुलता होती है, जिस जाति की जहाँ मतलब प्रभुत्व होता है या इन्फ्लुएंस होता है, वहाँ पे ही उसी हिसाब से पार्टियां भी टिकट देती हैं और कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। मैं जानना चाहूँगा रामानुज सिंह जी से कि इनके दल का दावा है कि विकास हमारा मुख्य उद्देश्य होगा, मुख्य मुद्दा होगा चुनाव का, और यहाँ शिक्षाविद का मानना है कि अंतिम रूप से जाति प्रमुख हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ा विकास ही मुद्दा है। अब जहाँ तक आपका सवाल है जाति, तो सत्ता में सभी वर्ग धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए हम लोग टिकट देते हैं। तो जिस जाति का जहाँ बाहुलता होता है, उसको हम लोग आधार वोट मान करके देते हैं कि इनके लोगों का इतना वोट है, बाकी हमारा विकास का जो वोट होगा उसके आधार पर हम वहाँ से सीट निकाल सकेंगे। ऐसा नहीं है 100% की जाति ही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसका मतलब आप साफ मान रहे हैं कि जाति एक आधार बनती है टिकट डिसाइडिंग में? ये है और इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अगर ये नहीं रहता तो 15 साल विकास का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, तो फिर आरजेडी जिंदा कैसे रहता? उसको समाप्त हो जाना चाहिए था। प्रियदर्शी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जाति और जो विकास के मुद्दे हैं बिहार में, उसमें जाति अंतिम रूप से, आपने देखा होगा कि टिकट बंटवारे तक में, अगर हम औरंगाबाद के विशेष संदर्भ को लें, तो टिकट बंटवारे तक की स्थिति ऐसी रही कि जिसमें जातीय आधार पर एक कैंडिडेट खोजे गए, चाहे जिस पार्टी के हों, वो महागठबंधन के हों या अब एनडीए कह लें या जेडीयू भाजपा गठबंधन कर लें। एनडीए कहना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि लोजपा का जो है बहिर्गमन हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं शिक्षाविद नरेंद्र जी का भी स्वागत करता हूं, और जदयू जी के जो जिलाध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष जदयू के हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जाति और विकास दोनों बातें यहाँ सामने आ रही है। जाहिर तौर पर भारतीय राजनीति की अगर ढांचा और स्वरूप की हम बात करते हैं, तो इसको कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जाति की बहुलता क्यों नहीं है। जातीय मायने रखता है राजनीति में। आप 1951 से ही अगर राजनीति की इतिहास को देखें तो पता चल जाएगा। लेकिन मैं इससे अलग हट के एक और बात करता हूँ, जहाँ जाति नगण्य मानी जाती है, बाद में जातियाँ कैसे प्रभावित होती आगे आती हैं।
हम 2005 के चुनाव में जाते हैं, जिस वक्त विकास बनाम विनाश की बात की जा रही थी, वहाँ जातीय फैक्टर समाप्त हो गया था। लोगों के अंदर में परिवर्तन की जो लहर चल रही थी, वहाँ ये मुद्दा गौन हो गया था, सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन। तो एक मायने में यह जरूर समझा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में यदि आप जात की बात करते हैं, जमात की बात करते हैं, तो विकास भी होना चाहिए, उस मापदंड पर आपको आंका जाता है। और एक बात मैं और यह कहना चाहूँगा कि राजनीति ही नहीं, अब जातीयकरण, जैसे पहले अपराधीकरण राजनीति की बात करते थे, अब राजनीति का अपराधीकरण के साथ साथ जातीयकरण भी हो गया है। ये कैसे? राजनीति ही नहीं, शिक्षा भी जातीयकरण पर आधारित हो गई है। मैं अपने शहरों में जितने भी कोचिंग चलते हैं, जितने भी विद्यालय चल रहे हैं, वो साक्षात उदाहरण है। यदि जादव का स्कूल है तो जादव बहुल बच्चे वहाँ ज़्यादा देखे जाएंगे, भूमियार के हैं तो भूमियार के बच्चे ज़्यादा देखे जाएंगे, और राजपूत का अगर विद्यालय चल रहा है तो राजपूत के बच्चे ज़्यादा देखे जाएंगे। तो ये कहना कि सिर्फ राजनीति में ही जाति प्राथमिकता रखती है, इसको मैं इग्नोर नहीं मानता हूँ। वो फैक्टर है, लेकिन विकास है तभी जातीय की बात कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं कर सकते। ये मेरा अपना निजी विचार है। तो क्या लगता है इस बार जो है, जो नारा लगा है सत्तारूढ़ दल से कि 15 साल विकास के और 15 साल विनाश के, आपने कहा कि 2005 में जो विनाश और विकास के बीच का चुनाव था उसमें जाति के मुद्दे जो है गौन हो गए थे, तो ऐसी स्थिति में क्या इस बार 15 साल विकास के और 15 साल विनाश के नारे जो हैं काम आएंगे? इसका जादू चलेगा क्या पांडे जी, आपको क्या लगता है? देखिए, जो बात कह रहे हैं आप 15 साल विकास की, तो बेशक 15 साल विकास हुई है, और मेरा यह भी मानना है कि काल क्रम में आप विकास को नहीं रोक सकते हैं। आप ऑर्थोडॉक्स के तरीके से, माने कास्टिज्म क्या है? ऑर्थोडॉक्स है, जिस प्रकार से रिलीजन है, अब ज़्यादा लिग्गी होते हैं तो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, तो आप उस आधार पे लगातार नहीं चल सकते हैं। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं चूँकि पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, न्यूट्रल आदमी हूँ, न्यूट्रल परिप्रेक्ष्य में जब देखता हूँ तो उनके अंदर एक विजन दिखता था या दिखता है भी। वो एक बार कहे थे कि एक शेर शाह भी बिहार का लड़का हुआ था और उसने सड़कें ऐसी बनाई थी, मैं उसी तर्ज पे बनाऊंगा, और उन्होंने बनाया। आज 24 गुना 7 बिजली। आज आपको देखिए, मैं बुरा लोगों को लगता है, लेकिन मैं कहूँगा आज हमारे जितने भी स्ट्रगलर हमारे दोस्त थे, दे आर ऑन द पोस्ट, किसी न किसी पोस्ट पे हैं, भले वो गाली दे, बट दे आर ऑन द पोस्ट ड्यू टू नीतीश कुमार जी विजन। तो एक्चुअली मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकता हूं, और इसके पहले वाले लोग भी अपने अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। तो राजनीति में विकास और विकास में राजनीति तो चलते रहेगा। आपको रामानुज बाबू, आपको क्या लगता है कि बिहार में अभी तक बात उठा कि विकास और जाति में, जाति इसलिए क्योंकि समाज से जो है, समाज का जो जातीय संगठन है वही राजनीति को प्रेरित करता है जातिवाद आधारित बनाने के लिए। बिहार के जो सारे प्रमुख दल के नेता हैं, राजनीतिक नेता जो हैं, प्रमुख हैं खास करके, उनका जातीय आबद्धता और जो समीकरण है वो जातीय आधार पर तय होता है। वे किसी जात विशेष के नेता बन करके रह गए हैं, जैसे किसी का नाम न लिया जाए, नहीं फिर भी आपको समझ में आया कि लोजपा किसी एक जात विशेष के वोट के आधार पर ही अपनी दावेदारी हर जगह पेश कर रही है। तो आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, आपने जो बात उठाया, तो लोजपा को हम जात की भी पार्टी नहीं मानते हैं, वो एक परिवार की पार्टी है। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले लोकसभा चुनाव में उनको एनडीए गठबंधन से 7 सीट मिला था, जिसमें 5 सीट अपने परिवार के ही लोगों को लड़ाए। अगर जात के होते तो विभिन्न क्षेत्रों से अपने ही समाज के लोगों को टिकट देते और चुनाव में लाते, तो हम मानते कि ये जात की पार्टी है। लेकिन हम उनको मानते हैं कि वह परिवार की पार्टी है, सिर्फ अपने परिवार को एडजस्ट करना है, इसके लिए हमको पार्टी चलाना है, तो उनको हम पार्टी की बात नहीं मानते। अगर जात की बात होता तो माननीय पिछले लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी 2-2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे और अपने स्वजाति के बाहुल क्षेत्र में लड़ रहे थे, लेकिन इनको धूल चाटना पड़ा। तो जात पर भारी है विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही विजन है, सबका विकास, बिहार का विकास। तो विकास बराबर ये 15 साल से हम देख रहे हैं कि जात पर भारी पड़ रहा है, और अब इस चुनाव में भी विकास ही मुद्दा होगा और है भी। जैसा कि आपने कहा कि विकास ही मुद्दा होगा, जातिवाद गौन हो जाती है, और हमारी पार्टी जो है
विकास के मुद्दे को ही बनाती है चुनावी मुद्दा। लेकिन रामानुज बाबू या सारे पैनलिस्ट एक तरफ ध्यान दें कि लोकसभा चुनाव 2014 में सभी पार्टियां बिहार में अलग अलग चुनाव लड़ी थी और अंतिम रूप से अगर विकास आपका मुद्दा होता जेडीयू का तो आपको लगभग 16.5% वोट आया था, राजद को लगभग 18.5%, भाजपा को 24.5%, रामविलास पासवान जी को 4.9% और इस तरह से कांग्रेस को लगभग 5 से 5.5 के बीच में जो है वोट प्रतिशत रहा था। तो उस समय अलग अलग चुनाव लड़े गए थे, मुद्दे विकास के बने थे, राष्ट्रवाद के मुद्दे बने थे, नगरे नगरे द्वारे द्वारे पीएम मोदी जो है घूमे थे। इसके बावजूद भी वोट का जो परसेंट था वह साफ दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं जितना जातीय आबद्धता जिस पार्टी से है वही सामने आ रही है। इस पे आपकी क्या राय है, जरा त्वरित प्रतिक्रिया दें क्योंकि सभी लोगों से राय लेनी। आप लोकसभा की बात किए ना, 14 आप देखिए, आपने जो सवाल किया, आज चुनाव है विधानसभा का, हम चुनाव उस समय लड़ रहे थे तो सारी पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी, हम भी अलग लड़ रहे थे। तो उस समय आम लोगों के ये दिमाग में बात है या जर्नल भी बात है कि ये बिहार के चुनाव, इस चुनाव से बिहार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सेंट्रल में जिसकी सरकार बनेगी तो जो बड़ी पार्टियां थी जो सभी स्टेट में चुनाव लड़ रहे थे, पब्लिक उधर गया कि इनकी सरकार वहां बनेगी, इसका फायदा लाभ हानि हमको मिलेगा। हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे थे तो जो विकास के नाम पर भी हमको वोट देना चाह रहे थे उन्होंने सेंट्रल में सरकार बनाने के नाम पर बीजेपी को वोटिंग की है। इसलिए विकास जात पर भारी है सर, हम इसको 100% मानते हैं कि विकास भारी है। अगर यही बात थी तो 2015 में फिर जो है जेडीयू और राजद का गठबंधन होता है, 16.5% वोट और 18.5% वोट जुड़ करके बाकी भाजपा वाले गठबंधन पे हावी हो जाता है। तो क्या नहीं माना जाए पांडे जी की जाति जो है विकास पे भारी पड़ा था? देखिए, एज ए एजुकेशन पैनलिस्ट आप रखे हैं, जातिवाद आप लोग जो कर रहे हैं वो जातिवाद एक्चुअली वो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। अब बताइए कि डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिसकी ज़्यादा बहुलता होगी वो शासन में रहेगा। अब जिस कंस्टिट्यूएंसी में, चाहे वो पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी हो या एमएलए कंस्टिट्यूएंसी हो, उस क्षेत्र में जो भी ज़्यादा संख्या में आप कास्ट कहते हैं उसको अगर डोमिनेट करेगा तो निश्चित रूप से उसकी नेचुरल भागीदारी होगी। ये नेचुरल फेनोमेना है। वो जहाँ भी रहेगा, मान लीजिए किसी रिलीजन का ज़्यादा वोट है तो वो उस क्षेत्र का असली रिप्रेजेंटेटिव वो होगा ही होगा। तो इट मीन्स कि अगर कोई कास्ट बहुल इलाका है उससे उसी कास्ट को कैंडिडेट को अगर खड़ा किया जाता है तो विकास गौण हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। विकास करना ही पड़ेगा और मेरा मानना है कि कास्टिज्म एक सीमा तक ही हानिकारक है, उसके आगे नहीं। क्या बिल्कुल एकदम प्रियदर्शी जी इस पर ये बात सही ये कर रहे हैं। यहाँ तक बात है लोकतंत्र की खूबसूरती है कि बहुतंत्र जो बहुसंख्य आबादी है उसके भागीदार बने, लेकिन लोकतंत्र की यह भी तो एक कमी है, यह भी तो एक कंस्ट्रेंट है कि जातिवाद, धर्म, राजनीति जैसे मुद्दे बनेंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा। इस पे आपकी क्या राय है जरा विशेष संदर्भ में, औरंगाबाद के विशेष संदर्भ में, जाति विकास लोकतंत्र की में लोगों की भागीदारी जातीय आधार पे या फिर और जो उसके कंस्ट्रेंट हैं, जो कि कमियां हैं जो कि उसको उसमें लोकतंत्र में बाधक के रूप में आते हैं, उस पर जरा विशेष प्रकाश डालें प्रियदर्शी। जैसे एक बात यहाँ और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, जहाँ तक आपने एक ये सवाल किया है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, जाहिर सी बात है कि भारतीय लोकतंत्र में, अभी इन्होंने कहा कि जाति एक खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की, तो जहाँ तक शासन करने की बात है, आदिकाल से भी अगर आप देखते चले आए तो ये देखेंगे कि जो ताकतवर है वो शासन करता है, या अगर ताकत नहीं है तो बौद्धिकता के हिसाब से वो तंत्र को अपने कब्जे में लेना चाहता है। अब जहाँ तक जाति की बात है तो यदि हम जात की बात करते हैं तो जात में अब यहाँ हिंदू भी हो जाते हैं, मुस्लिम भी हो जाते हैं, कई जातियाँ होती हैं। अब राजनीति करने वालों के ऊपर ये निर्धारित होता है, ये सोच रखते हैं कि हम अब कौन सा सिगुफा छोड़े, कौन सी बातों को लेकर, जाति बहुत सारी बातें हो गई, एक नए चीज़ को लेकर सामने आओ, तब वहाँ धर्म का प्रवेश होता है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी धर्म हो, वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि उसके धर्म की बात होती है, उसके धर्म की रक्षा की बात होती है, ये कहा जाता है कि यदि ये अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका धर्म समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में एकजुटता बनती है। और हमारी, जहाँ तक मेरी राय है,
2014 के चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, 2014 में ये हुआ। उस वक्त 2014 में इसलिए परिवर्तन की बात की जा रही थी कि एक शासन 60 साल 70 साल जो भी शासन चला उससे लोग ऊब चुके थे। तो ये भी एक मायने रखता है कि लगातार एक ही शासन तंत्र को देखने के बाद लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो अब परिवर्तन के लिए हमको कुछ अलग हट के नारा देना जरूरी है। तब वहाँ पर इस नारे को, धर्म के नारे को ज़्यादा प्रश्रय दिया गया और उसका फ़ायदा 2014 के चुनाव में मिला और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। विकास महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है और विकास को ही मुद्दा जो है चुनाव का मुद्दा बना करके जेडीयू इस बार चुनाव में भी लड़ेगी। लेकिन मेरा एक सवाल है जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष श्री रामानुज सिंह से कि बिहार में प्रमुख नेता के तौर पर जिनका मैजिक इस बार चलेगा, आपको क्या लगता है कि किन किन नेताओं का मैजिक जो है चलेगा इस बार? अभी जो बिहार में चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में विकास पहला मुद्दा होगा, विकास, और दूसरा मुद्दा है जातीय आधार पर तोड़ना, कि जातीय आधार पर तोड़ करके हम लोगों को दिग्भ्रमित करके गलत रास्ते पर ले जाएं और अपना लाभ ले, अपने उम्मीदवार के जिता पाएं। यही दो फैक्टर है। तो अधिकांश लोग जो शिक्षित लोग हैं, जो समझते हैं कि 15 साल पीछे क्या था, तो वो विकास के मुद्दा पर जाएंगे, और जो अशिक्षित हैं, जो जात के नाम पर भड़केंगे, धर्म के नाम पर भड़केंगे, वो उनके साथ जाएंगे। दूसरी समस्या एक आ रहा है, आज जो 20 साल का लड़का है, जो वोट देने का अधिकार उसको प्राप्त हो गया, 18 साल के बाद उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, वो 15 साल पीछे वो 5 साल का बच्चा था, वो 15 साल का शासन नहीं देखा है, उसको अब देखने से लगता है कि निरंतर विकास हो रहा है। वो ना आतंक राज देखा है, न गुंडागर्दी देखा है, न हत्या देखा है, बिजली नहीं था, सारी समस्या को नहीं देखा है, उससे अनभिज्ञ है। तो अभी वो जा रहा है उधर, तो उसको हम लोग बताने का काम कर रहे हैं, विकास के मुद्दा पर उनको ले जाने का काम कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से यही होगा कि विकास बनाम जातीय, तो जातीय पर विकास भारी होगा। देखिए, इस बार जो है सुशांत सिंह राजपूत के हत्या मामला भी तो जांच का विषय है और जांच चल भी रहा है। स्पष्ट भी हो चुका है कि लगभग जो है आत्महत्या की स्थिति बनी थी। तो वैसी स्थिति में सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को उठाया गया और एक जाति विशेष खास करके एक जाति विशेष राजपूत जाति के वोट को लोग, विपक्ष ऐसा आरोप लगाता था कि सत्ता पक्ष ने जो पूल करने की, अपने तरफ पूल करने की कोशिश की। तो क्या लगता है कि अगर जात कोई मुद्दा नहीं है तो सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को इतना आपके तंत्र से लेकर के सारे तंत्र के लोग जो इतना भुनाने की कोशिश करते क्या? देखिए, ये मुद्दा जो आपने ला दिया, सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के मामले में कहीं जातीय लोग सिर्फ आंदोलन नहीं किए, पूरे बिहार में आंदोलन हो रहा था, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हो रहा था। उस आंदोलन में एक ही जात के लोग नहीं थे, सारे लोगों ने बिहार के नाम पर लड़ा कि ये बिहार का बेटा था, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, मैं आरोप नहीं। विपक्ष अपने लाभ लेने के लिए आरोप लगा रहा है, लेकिन ये सच नहीं है, सत्य नहीं है। अगर ये सत्य है तो आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं क्या? जहां भी आंदोलन हुआ है, जहां भी धरना प्रदर्शन हुआ है, में एक जात के थे, सारे जात के लोग बिहार के नाम पर आंदोलन कर रहे थे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की मांग की, सीबीआई का जांच हुआ और जो सच है वो सामने आएगा। इस बार जिन नेताओं का मैजिक चलने की बात कर रहे हैं और खास करके करोड़ों खर्च करके, विज्ञापन पे खर्च करके एक नेता उभरी है, पुष्पम प्रिया चौधरी। औरंगाबाद में 2 बार विजिट हो चुका है। हमारे माननीय पत्रकार महोदय बताएंगे कि उनके 2 बार के विजिट और 2-4 दिन के यहाँ आवासन के दौरान कितना असर पड़ा, कुछ असर दिखता भी है या फिर ऐसे ही हवाई नेता की तरह जो आएंगी और जाएंगी? जहाँ तक पुष्पम प्रिया चौधरी की आपने बात की है, सही मायने में विजन लेकर वो आई हैं, लेकिन वो विजन धरातल पर कितना उतर रहा है ये भी देखने की चीज़ है। 2 दिनों का यहाँ उनका प्रवास था, 2 दिन वो रुकी। एज ए मीडिया कर्मी मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन कहीं भी उनकी ऐसी सहभागिता पब्लिक के साथ या पत्रकारों के साथ नहीं दिखा। बड़े शहरों में पत्रकारों के बीच वो आती हैं, इंटरव्यू देती हैं, लेकिन औरंगाबाद में ऐसा नहीं।
एक पत्रकार की मैं बात बता रहा हूँ, नाम नहीं खोलना चाहूँगा, देव में उनका कार्यक्रम था किसी खास जगह पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ पर आई और मैनिपुलेटेड होकर आई कि यहाँ वहाँ हमको जाना है और राजनीति करनी है। पत्रकार ने हमें ये बताया कि भैया उनके इंटरव्यू को लेने के लिए जब मैंने उनके पीए से बात की और पीए ने जब इंट्रोडक्शन कराया कि औरंगाबाद के पत्रकार हैं, तो उनके चेहरे पर कुछ अलग भाव था। तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ के पत्रकारिता को छोटे स्तर से समझने की कोशिश की, देखने की कोशिश की। हालांकि बयान मिला, बातें हुई, लेकिन चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो उतना खुलकर सामने नहीं आया कि वो किसी पत्रकार से बात कर रही हैं। तो ये अगर सोच कोई भी नेता अगर रखता है तो ये राजनीति के हिसाब से सत्य नहीं है, क्योंकि कोई भी नेता आगे तभी बढ़ता है जब पत्रकारिता के हिसाब से उसको नापा जाता है, तौला जाता है और मीडिया में वो बातें सरप्लस होती है। तो यहाँ उनका 2 दिनों का प्रवास रहा। हमें बताइए कितने जगह पर उन्होंने घूमा? नहीं गए, होटल और 2-4 गांव। इसका मतलब है कि मतलब सिर्फ हवाई वाली बात है कि हमें जो है सैद्धांतिक रूप से अपने पक्ष को रख देना, बड़े मीडिया घरानों में विज्ञापन दे देना है, लेकिन जब जमीन पर उतरने की बात होगी तो स्थानीय मीडिया से बिना संपर्क के उनकी बात जनता तक कैसे जाएगी? आपको क्या लगता है इसमें? बिल्कुल सही बात है। जब आप जनता तक अपनी बातों को नहीं पहुंचाइएगा तो ये तो हवाई ही बात हो गई। अब सवाल ये उठने लगा है कि उनके पिता जदयू में हैं और वो प्लुरल्स पार्टी बना के सब जगह अपने पक्ष में प्रचार कर रही हैं। तो सवाल ये है ना कि आपके घर के बुजुर्ग जो आपके मार्गदर्शक हैं वो जदयू में शामिल हैं, तो फिर ये किस तरह का सिद्धांत, आप कौन सा सिद्धांत परोसना चाहती हैं जनता के बीच में? क्योंकि आज की जनता जागरूक है, वो जानती है इस बात को। तो यह हो सकता है कि आप जिस विचारधारा से अलग चल रही हैं, अगर आपको कहीं सफलता मिलती है तो आप किसी अन्य पार्टी में सपोर्ट कर दीजिएगा, ये विजन है। तो जाहिर सी बात है कि पहले अगर आप सैद्धांतिक तौर पर आते हैं तो आपके जीवन में उस सिद्धांत को दिखना चाहिए और लोगों के सामने उदाहरण बन के आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और मेरा मानना है कि ये पार्टी हवाई साबित होगी। अब चूंकि हमारा चैनल विद्यार्थियों से भी विशेष ताल्लुकात रखता है और प्रबुद्ध लोगों से विशेष ताल्लुकात रखता है, तो ऐसी स्थिति में मैं शिक्षाविद नरेंद्र पांडे जी से जानना चाहूँगा कि लोकतंत्र की खूबसूरती में जातिवाद और विकास दोनों पहलू शामिल होंगे, लेकिन वो खूबसूरती के रूप में कैसे पिरोए जाएं, इस पे जरा विद्यार्थियों को और प्रबुद्ध लोगों को अपने ज्ञान से प्रकाशित कीजिए। देखिए, यहाँ पर प्रियदर्शी जी हैं, आप हैं, हमारे भाई हैं प्रखंड अध्यक्ष जी। मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि देखिए, राजनीति जो है उसमें राजनीति होगी ही, और 3 चीज़ कभी भी उससे अलग नहीं होगी। इक्का दुक्का लोग आ जाएंगे, लेकिन जो राजनीति का जो मेन कंसेप्ट है, जो पिलर है, जो ईंट है, वो 3C है प्रियदर्शी जी। 1 C हो गया कास्ट, दूसरा हो गया क्राइम और तीसरा हो गया कॉस्ट या कैश, जो कहिए आप। अभी 3C जिसके पास नहीं है, आप कितना हो, अब हमारे एसपी राय साहब हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, अगर आप बात करते हो विकास की, कैंडिडेट की, तो खड़ा करो भाई इनको, वोट नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है नहीं मिलेगी वोट। वोट लेने के लिए राजनीति में हमेशा, चाहे वो मौर्य युग हो, चाहे आप गुप्ता काल हो, चाहे कुषाण काल हो, हर काल में दबंग किस्म के लोग, कैश किस्म रखने वाले लोग, थोड़ा बड़ा मतलब क्राइम से जुड़े हुए लोग। खुद अशोक इतना बड़ा सम्राट बना, आप राजनीति में बोलते हैं पाक साहब, अशोक को आप सम्राट कहते हैं। अशोक और समुद्रगुप्त को पूरे भारतीय इतिहास में 2 को कहा गया चक्रवर्ती राजा, लेकिन आप बताइए, खुद समुद्रगुप्त जो है और नेपोलियन कहा गया और 100 युद्धों का विजेता है। युद्ध करने वाला हिंसक कैसे हो सकता है? खुद सम्राट अशोक की आप बात करते हैं तो अशोक जो है वो स्वयं अपने सुनते हैं कि 99 भाइयों का कदम कुआं उसका गवाह है, जिसमें उसने 99 भाइयों की हत्या करके कुआं उसने राजगद्दी हासिल की थी। तो पॉलिटिक्स विदाउट क्राइम, पॉलिटिक्स विदाउट कैश, पॉलिटिक्स विदाउट कास्ट, नथिंग, इट इज इम्पॉसिबल। डेवलपमेंट एक छलावा है, डेवलपमेंट भी करेगा वही जिसके पास कास्ट रहेगा, कैश रहेगा और क्राइम रहेगा। अच्छा बताइए, आप औरंगाबाद में मैं इतना दिनों से हूँ, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, इसके बावजूद भी मैं आपको बताता हूँ कि औरंगाबाद आप देखिए कि जो परिधि है, जो धुरी है वो राजनीति की,
वो आप खुद पता कर लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज इट कि हु आर द डोमिनेंट। अब हमारे नेताजी इस पर प्रकाश डालेंगे, आप पूछिएगा उनसे, बताइए कि व्हाट इज द रीजन कि कुछ ही लोग डोमिनेंट क्यों हैं, बाकी लोग उसी कास्ट के कास्ट भी नहीं, कास्ट में भी कुछ खास। आप नरेंद्र पांडे भी किसी कास्ट से बिलोंग करता है, हरी में खड़ा हो जाएंगे हमको वोटिंग नहीं होगी, बिकॉज आई हैव नॉट कास्ट, नॉट मसल पावर, मनी पावर, मसल पावर, ये भी जरूरी है, सिर्फ ओनली कास्ट नहीं। ऐसे तो कहा जाता है कि जैसे जैसे लोकतंत्र परिपक्वता की ओर बढ़ती है वैसे वैसे जितने भी कंस्ट्रेंट हैं, इसके जितनी भी कमियां हैं, खास करके दबंगई, कैश, क्राइम, कास्ट, इनका जो है धीरे धीरे कमी होते जाती है। उसमें होना चाहिए, आदर्श स्थिति यही है, होना चाहिए। लेकिन भारत के स्थिति में यह मुमकिन नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ वही लोग दिखते हैं या वही लोग लोगों के बीच जो है प्रकाशमान होते हैं जिनके पास कैश क्राइम, कास्ट क्राइम और जो है कैश की बात होती है। दर्शकों को शायद वही प्रिय लगते हैं। ऐसे मैं इस पे अंतिम प्रतिक्रिया रामानुज बाबू से लेता हूं कि कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में कास्ट क्राइम और कैश जो है मुख्य रूप से उसके लिए प्रभावी होता है, तो आप इस पे क्या राय देंगे? देखिए, जो आपने कास्ट कैश की बात उठाया, तो राजनीति करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, घुरना है, लोगों के बीच जाना है, तो साधन चाहिए, तो कैश तो ज़रूरी है। अगर कैश नहीं है तो आपको टेकारी जाना है, तो पैदल कै दिन में जाइएगा, गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ा पैसा ही फैक्टर नहीं है, विकास भी है। और पहले भी मैं बताया कि राजनीति करना है तो ज़मीन होना चाहिए। जिसका ज़मीन ही तैयार नहीं है वो क्या राजनीति? कोई काम करने के लिए ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन को हम वोट से जोड़ते हैं। मकान बनाना है तो ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन चाहिए, कैश चाहिए और विकास। एक चीज़ से शरीर भी बना है तो 5 तत्व से बना है, तो राजनीति में कैश भी चाहिए, लेकिन इतना कैश नहीं चाहिए। इन किन प्रकार से ईमानदारी से जो है आपके पास उसका उपयोग करना चाहिए। भारत के संविधान निर्माताओं को यह पहले ही आभास हो चुका था कि आगे आने वाले समय में धन और बल की राजनीति में जो है प्रभाव बढ़ेगा। वैसी स्थिति में उन्होंने द्वितीय सदन की बात की थी, और द्वितीय सदन में भी जो समाज के कला, साहित्य और शिक्षा से संबंध जो लोग थे, सहकारिता से संबंध लोग थे, विद्वत जन थे, उनके नॉमिनेशन की व्यवस्था की थी। तो मुझे जो आज के डिस्कशन से लगता है, आज के परिचर्चा से, चुनावी चाव चाव वाली जो चर्चा है उससे लगता है कि धन बल भारतीय लोकतंत्र में घटने की बजाय अभी आगामी समय में बढ़ता दिखेगा। वैसी स्थिति में सभी राज्यों में एक विधान परिषद की संकल्पना होनी चाहिए, और वैसे लोग जो समाज में धन बल की राजनीति नहीं करते हैं और जो प्रबुद्ध हैं, जागरूक हैं, समाज के सही में प्रतिनिधित्व करते हैं, शिक्षा, साहित्य, सहकारिता, समाज सेवा से जुड़े हैं, वैसे लोगों को बिना राजनीति के, वहाँ राजनीतिक दलों से एक अपील होगी, बिना राजनीति के उन्हें जो है राज्यपाल के कोटे से या राष्ट्रपति के कोटे से नॉमिनेट कराने की कृपा करें। और एक अपील आपसे है कि 28 अक्टूबर को प्रथम चरण के अंतर्गत औरंगाबाद समेत जो है बिहार के 71 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है। तो आपसे अपील है कि आप मतदान में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।